हेलो। टेक्निकल गुरु जी कहाँ से दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, आज का वो टेक्निकल गुरु जी। हाँ, तो चलो तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में हमने कल करंट अकाउंट बनाया आपने? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बोला था मैंने। क्या है बैलेंस करंट अकाउंट का? कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ सर हो गया, अभी चेक करना चाहिए। हाँ, वीक का आंसर लिख लेना, वैसे तो करोगे नहीं। वीक 22 5 20, टेबल 6180 6180। एंड लेजी, लेजी का कौन सा आ गया देखो, अपोजिट साइड पे आएगा लेजी का। लेजी 1700 1700। डन? कोई डाउट है? कल जो पढ़ा उसमें कोई डाउट? हमने क्या किया, करेक्शन किया था, याद है क्या? प्रॉफिट करेक्ट किया था, उसके बाद में प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन दिखा दिया, बाद में वो ड्राइंग का जो एक्सपेंसेस में गया था वो वापस ड्राइंग में डाल दिया एक्सपेंसेस से निकाल के, तो वो सभी करेक्शन हमने कर दिया था। क्या है आगे? अगला कौन सा हेडिंग? कैपिटल अकाउंट्स, ए एंड बी स्टार्ट्स, right? Okay, A and B starts business on 1st January 2016 with capital of 30,000 and rupees 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capital at 6% per annum. The remaining profit are to be distributed amongst the partners in ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose. Prepare capital account. Prepare capital account of partner A and partner B. तो अभी अब देखो कैपिटल अकाउंट में डालना है, जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्या करेंगे? कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट, तो कैपिटल कम होता है तो डेबिट। कैपिटल किससे बढ़ता है? ओके, ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट होता है कैपिटल का। आगे नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होता है, भाई ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट का क्या हो सकता है? डेबिट या फिर क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, समझ आ गया? डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, याद रखना, ठीक है। प्रॉब्लम में बताओ कि डेबिट बैलेंस से तो अलग बात है, अदरवाइज करंट अकाउंट के सामने कुछ भी नहीं लिखा तो कौन सा समझेंगे? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? अभी यहां पे देखो
कैपिटल अकाउंट बनाना है ए एंड बी का। कैपिटल किससे बढ़ता है? कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिससे कैपिटल बढ़ता है? हाँ हाँ, बैलेंस, बाद में उसके क्या? सैलरी, कमीशन और रेम्युनरेशन, एक ही बात है, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा। और जनरल रिजर्व का हिस्सा दे दिया, प्रॉफिट शेयर कर दिया, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सभी क्रेडिट साइड पे आता है। और कुछ बचा है, गुडविल का हिस्सा आपको मिल रहा है, गुडविल का शेयर आपको मिल रहा है, आगे और कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इन सभी से क्या होता है? कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे, इतनी सी बात है, याद है ना, ठीक है। और कम होता है तो डेबिट साइड पे, मतलब क्या क्या? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आगे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आगे लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आगे क्या? लॉस, ओके। तो ये वहां पे डेबिट साइड पे आ सकते हैं। बाद में गुडविल जो आपके अकाउंट से डिडक्ट किया उससे भी बैलेंस कम हो सकता है। एसेट की, हाँ हाँ, मतलब ड्राइंग, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी ड्राइंग ही है ना, तो ये तो ड्राइंग में ही है। मतलब ड्राइंग मतलब क्या? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ लेके जाते हो, भले वो कैश हो, भले वो गुड्स हो, भले वो क्या कह सकते हैं? एसेट हो, तो उसे ड्राइंग कहा जाएगा, ओके। रिवैल्यूएशन का लॉस हो, वो भी जाएगा डेबिट साइड पे। तो ये सभी आइटम्स वहां पे डेबिट साइड पे जाएंगे। तो चलो कैपिटल अकाउंट बनाओ ए और बी, रेडी? बन गया? बना भैया? क्या बात है, आज थोड़ी एनर्जी है क्या? ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वहीं पे घूम रहा है। ये आपको ये मुझे बोल रहा है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा दो कैश फ्लो स्टेटमेंट की। हाँ, अभी आया। डन? हाँ, तो पहला ओपनिंग बैलेंस कितना है? मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। क्या हुआ है? ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल पहली बार इंट्रोड्यूस किया होगा, एंट्री क्या आ गई होगी? बैंक में डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, मतलब कैपिटल को क्रेडिट है तो यहाँ पे लिखो बाय, क्या? बाय बैंक, डेट 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 दिए ना, डेट दिए है तो डेट के साथ बनाना पड़ेगा, डेट डेट। आगे क्या डेट है? 2016 में, बोलो 2016 में 1 जान,
1 Jan। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट कितना? 30,000 एंड 20,000। आगे बोलो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 500 पर मंथ एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो क्या देना है? सैलरी देनी है। अब एक सैलरी और इंटरेस्ट आएगा कहां से? आएगा कहां से? कौन से अकाउंट से आएगा? अप्रोप्रिएशन। याद है ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके यहां पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट होगा और इसे क्रेडिट होगा, तो इसे क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे? कौन सी डेट पे? ये एंड पे ना। ठीक है, तो उसमें सैलरी किसे देनी है? सिर्फ बी को। याद रखना, सैलरी सिर्फ बी को देनी है। तो 31 दिसंबर ये एंड पे होगा ये सभी। बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। उसमें क्या क्या है? पहला सैलरी। देखो एक साथ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट होने वाला ना ये सभी आइटम्स। सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये पी एंड एल अकाउंट को डेबिट होगा और यहां पे आ जाएगा, तो एक साथ लिख देंगे ना। मतलब या फिर आप हर बार पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डैश डैश करके लिखना सैलरी, बाद में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डैश करके लिखना इंटरेस्ट। ठीक है, आपकी चॉइस है। समझ आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार लिख दिया बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, जो जो आइटम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से यहां पे आएंगे वो सभी एक उसके नीचे वहां पे लिख दूंगा मैं। तो कितना है सैलरी? 500 इंटू 12, तो कितना आता है? 6,000, 6,000। सैलरी के सामने लिखना। अरे चलो थोड़ा फास्ट चलो, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा फास्ट। हाँ आगे, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6%। फटाफट कैलकुलेट करो, 6% कितना आता है? 30,000 के ऊपर 6% कितना? 1800 और 1200। याद है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। और इन बिटवीन द ईयर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो तो उसके ऊपर जिस दिन इंट्रोड्यूस किया तब से एंड तक। याद है, ये हम फॉलो करते हैं। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं देंगे। और आगे और क्या पड़ा था? अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए जितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है ना उतना नहीं है, थोड़ा कम है, तो जो भी प्रॉफिट बचा है वो क्या करेंगे? कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? ये हमने पढ़ा था, राइट। आगे और क्या? ड्राइंग्स है ना, तो ड्राइंग्स का क्या क्या कब? ड्राइंग्स कब बताएं? डेट नहीं है तो डेट पता नहीं, अभी मैं 31 दिसंबर ही लेके चलूंगा। ठीक है, तो दिसंबर 31। टू क्या? बैंक टू बैंक कितना? ए का और बी का? हाँ हाँ, तो उसका क्या? ड्राइंग डोमेस्टिक यूज के लिए पैसे कहां से लेके गया? वो बैंक से लेके गए ना। ठीक है, तो बैंक से पैसे कम हो गए होंगे। कैश या बैंक वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ? तो प्रॉफिट कितना है? The firm earned profit before charging salary to B and interest on capital 25,000. Before charging salary and interest on capital माइनस करो 25,000 में से। हाँ 14 सभी माइनस करने के बाद में। ठीक है, तो वहां पर लिख देना प्रॉफिट आफ्टर
16 आया, तो कितना नेट प्रॉफिट बिफोर? कितना इंटरेस्ट एंड सैलरी? 6000। नहीं नहीं, प्रॉफिट कितना है? 25 ना, बिफोर इंटरेस्ट माइनस कितना? माइनस ए का कितना है? प्लस कितना आता है? 3000, तो आता कितना है? 16,000, तो कितना आता है? 16,000। ठीक है, तो बोलो अब इसे बांटना है ना किस में? 5:3 रेशियो क्या है? 5:3। तो बोलो पेएंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल के यहाँ पे आने वाला कैपिटल बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे लिखो बाय डेट क्या है? 31 दिसंबर। बोलो 10,000 एंड 6,000 हो गया। चलो अभी फाइंड आउट करो बैलेंस। टोटल कितनी आती है ए की? 41 और दूसरा 33 200 आगे 41800। बोलो कितना आता है? ए का 33,800 और बी का डन हो गया। अगला शिल्पा, शिल्पा एंड संजू 308। कैसे गंदे लोग हैं। हाँ तो संजू और शिल्पा, ठीक है, वो 308 क्या होता है मुझे पता नहीं है। हाँ 350 भी पता नहीं है। राउंड फिगर 350 मुझे पता नहीं है क्या है वो। तो मतलब मुझे तो इतना ही पता है कि मतलब स्टूडेंट जो है वो आर्टिकल शिफ्ट के टाइम पे कितने या पढ़ते वक्त क्लास के लिए कितने दिन जाते हैं साल भर में। 308 तो याद है, चलो सेफ्टी के लिए 350 लिख दो। 365 में से 350 दिन क्लास, संडे को भी क्लास लेते हैं। हाँ आपका तो भी कुछ नहीं, संडे को कभी कभी छुट्टी तो मिल जाती है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं दी जाती संडे को। हाँ हाँ एग्जाम के बाद मिलती है, हमें तो उतनी भी नहीं मिलती। क्या बोले
अभी आपकी बैच खत्म नहीं हुई, उससे न्यू बैच स्टार्ट होगी। तो अभी आपके 2 सब्जेक्ट, वहां पे 2 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट, ये चल रहा है स्ट्रगल। तो अच्छा हाँ, अच्छा काम कर रहे हो, सिखा दे तुम। चलो, Shilpa and Sanju are partners with capital of 1 lakh and 1,60,000 on January 1st, 2016, respectively. Shilpa introduced additional capital of 30,000 on July 1st, 2016, and another 20,000 on October 31st, 2016. Calculate the interest on capital for the year ending 2016. The rate of interest is 9% per annum. ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। अभी यहां पे ध्यान देना, कब इंट्रोड्यूस किया है? पहला ओपनिंग से है ना, 1 लाख और 1,60,000, ये तो ओपनिंग से है। उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट, उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट, करेक्ट है। उसके बाद में ये जो है उसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट। उसके बाद में जब इंट्रोड्यूस किया, कब? जुलाई 1st, ठीक है। तो 20,000 इंट्रोड्यूस किए गए, नहीं 30,000 जुलाई 1st को इंट्रोड्यूस किए गए, किसने? शिल्पा। एंड 20,000 ऑन अक्टूबर 31st, 2016, ये भी इंट्रोड्यूस किए गए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2016, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। अभी यहां पर देखो, ध्यान दो, विल गो विद द सिंपल मेथड। अलग अलग केस में वहां पे क्या है कि आपको कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग मिल सकता है, बट इट इज वेरी सिंपल कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर पूरे साल भर का, बराबर, और जो इंट्रोड्यूस किया है उसके ऊपर, जब इंट्रोड्यूस किया तब से एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बात खत्म। क्लियर? ये ज्यादा आसान है, ज्यादा मतलब क्या है कि समझने में नॉर्मल है। मतलब हम जो भी पार्टनरशिप बढ़ रहे हो नॉर्मल टर्म्स पे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल टर्म्स मतलब क्या कि जब दोनों थे तो प्रॉफिट था 1,50,000 बांट रहे थे। जब 3 आ गए तो थर्ड वन मेरे पास से ले रहा है 1/4 मेरे शेयर से। तो मेरा शेयर पहले कितना था? 50, अभी 1/4 ले रहा है, मतलब कितना? 20 ले रहा है। और बी के पास से 1/3 ले रहा है, मतलब उसका 50 था, उसका 50, उसके शेयर से 1/3 ले रहा है, तो कितना मिल रहा है उसे? 15। मतलब मेरा 20 और उसका 15, मिला के कितना मिल रहा है? 35। और हमारा कितना बचा फिर? 30। मेरा कितना बचा? 20 दे दिया ना, 30। बाजू वाले का कितना बचा? बी का कितना बचा? 15 चला गया ना, मतलब 35 बच गया। और नया जो आया उसका कितना हुआ? 35। तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, मतलब ये ऐसा बात करके आपका रेशियो कैलकुलेशन हो सकता है। समझ आ गया? कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां पे क्या है कि बात करके, ठीक, जैसे हम डिस्कशन करते कि तेरा कितना मेरा कितना, ठीक है, इस तरह से डिस्कशन करके आपका क्या हो जाएगा? बेसिकली पीएसआर समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, तो हम नॉर्मल टर्म्स में वहां पे चल रहे हैं। चलो पहले किसका कैलकुलेट करते हैं? शिल्पा। ओ, तुझे कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया है? ओ, शिल्पा नहीं। अभी जो ओपनिंग बैलेंस है, बोलो कितना है ऑन ओपनिंग बैलेंस? ऑन ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। शिल्पा का बता देना। 1,60,000, 1,60,000 या 1 लाख? 1 लाख है ना। 1 लाख इंटू 9% इंटू कितना? कुछ करने की जरूरत नहीं, इंटू 12/12 कर सकते हो, करना हो तो, ठीक है। इंटू 12/12, 12 महीने हो गए ना। कितना आ रहा है? 9,000 हो गया। प्लस ऑन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना? ऑन कब इंट्रोड्यूस किया था? पहला सब कुछ शिल्पा ही कर दे, गलत बात है। संजू एंड में, मतलब चल, कितना इंट्रोड्यूस किया?
30 ना, 30 इंटू 9% इंटू कितने दिन, देखो ईयर एंड कब है 31 दिसंबर, ईयर एंड कब है 31 दिसंबर, इंट्रोड्यूस कब किया 1 जुलाई ना, तो कितने दिन हो गए 6 महीने, तो 6/12। देखो 30,000 इंटू 9% इंटू कितना आता है 13 प्लस ऑन 2 है ना एडिशनल कैपिटल, और एक इंट्रोड्यूस किया बस, क्या और है ना, कब इंट्रोड्यूस किया है अक्टूबर में, कब 31, मतलब अक्टूबर में 31 पे इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो महीना तो खत्म, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर, हाँ 300, चलो बोलो कितना 10,650। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संजू क्या होगा, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संजू बोलो 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस थी ना सिर्फ, उसने बाद में कुछ किया ही नहीं, समझ में आ गया, ठीक है, तो 1,60,000 इंटू 9% इंटू कितना था 1 तुम्हारा नंबर नहीं बताना है, अब ऐसे कौन बताता है अमाउंट 1,14,000 कुछ तो बोलो ना, 14402 144 सही 14,400, ये मोबाइल में ने सभी को बिगाड़ दिया। किसी ने पूछा बैलेंस शीट कितने में टैली हो गया, ठीक है 8887 8889 मेरा नंबर बता दिया, हाँ हाँ वह फोन करके पूछो फोन पे बता दें। चल आगे, अगला कौन सा वाइस क्लेवर डल, ये क्या चल रहा है लेजी डल, हाँ चलो वाइस क्लेवर डल वेयर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in 4:3 3:3 respectively, the accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided इंटर that मतलब पार्टनरशिप की एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ है, okay, उनके बीच में
On the date of partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit. याद रखना कितना? 3 years purchase. किसका? Average profit. Of the 3 years up to 3 साल का ही एवरेज निकालना है और नंबर ऑफ परचेस ऑफ परचेस ओके कितना है? 3 years ही है. बहुत से प्रॉब्लम में क्या होता है? 5 साल का एवरेज, फॉर एग्जांपल 5 साल का एवरेज और परचेस क्या है? 3 साल 2 साल, मतलब ये चेंज रहता है. तो इसमें नहीं है तो अच्छी बात है. गुडविल जब आप कैलकुलेट करते हो तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल एवरेज या सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. उस वक्त स्टूडेंट से गलती क्या होती है? वो एवरेज प्रॉफिट अगर 5 साल का हो, 5 साल का एवरेज निकालने के लिए बोला है और क्या 2 साल का नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस है, तो गलती से जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? 5 साल ले लेते हैं. ये गलती हो सकती है तो ध्यान देना. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हाँ चलो आगे क्या? 3 years है ना और एवरेज भी 3 years का निकालना है. Up to the date of death after deducting interest at 8% on capital employed. After deducting interest at 8%, death तक निकालना है after deducting interest at 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. ठीक है, the profit are assumed to be earned evenly throughout the year. साल भर में इवन प्रॉफिट हो रहे, मतलब हर महीने लगभग वही प्रॉफिट होता है, ऐसा मान के चल रहे हैं. On 30th June 2016, Wise died. Wise की डेथ हो गई. And it was agreed on his death to adjust goodwill in capital account without showing any amount of goodwill in balance sheet. वो क्या उन्होंने क्या सोचा? Goodwill क्या? Adjust goodwill in capital accounts without showing any amount of goodwill in balance sheet. मतलब goodwill रेज करके राइट ऑफ कर दो, दिखाना नहीं है, कैंसिल कर देना है. या फिर वो था ना, जितना न्यू पार्टनर ने लाना चाहिए तो उसके अकाउंट से डिडक्ट कर दो, मतलब डेबिट कर दो, और किसके अकाउंट में डाल दो? ओल्ड पार्टनर्स. तो गुडविल कहीं पे दिखाई नहीं देगा. गुडविल 10 लाख का है, ओके, नए पार्टनर का 1/4 शेयर है तो 2,50,000 उसके अकाउंट से कट करेंगे. पूरा 10 लाख वो लेके आएगा या पूरे 10 लाख के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं. वो क्या बोलेगा? मैं कितना प्रॉफिट शेयर करूंगा? 1/4. तो गुडविल जितना है उसका 1/4 ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. तो इस वजह से वो क्या करता है? 10 लाख का 1/4 मतलब कितना? 2,50,000 ए के अकाउंट से कट कर, सॉरी सी के अकाउंट से कट करेंगे और वो किस में बांटेंगे? ए एंड बी. कौन सा रेशो में? कौन सा रेशो में? कौन सा रेशो में? अभी देखो. हाँ मैंने बार बार बोला कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में. सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये कभी भी मत भूलना. और सैक्रिफाइसिंग रेशो, हाँ दिमाग में गलत क्या आया था? ओल्ड रेशो आता है दिमाग में फटाफट. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में. बट अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब या तो उन्होंने बताना चाहिए कि ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो है, तो हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है. ओल्ड माइनस न्यू, या मैंने अज्यूम प्रॉफिट का मेथड बता दिया, उससे भी हो सकता है. समझ आ गया? बट थिंग इज दैट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. उन्होंने बोला कि आगे जो है ओके मतलब सैक्रिफाइस कुछ अलग पैटर्न में करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला. तब हम क्या कर सकते हैं? उनका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग मान सकते हैं. या ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है उसका पैटर्न और नए रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका पैटर्न सेम है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ए एंड बी शेयर करते थे, ए एंड बी शेयर करते थे 1:1 मतलब इक्वल. अभी एबीसी शेयर करते हैं 2:2:1. इसका मतलब पहले ए एंड बी में क्या था? 1:1. अब अभी क्या है? ए एंड बी में 2:2. इसका मतलब उसका मतलब ही क्या हुआ? इक्वल ही है ना अभी भी. मतलब उनका अगर प्रॉफिट पहले जैसा ही है पैटर्न, इसका मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस भी उसी पैटर्न में किया होगा ना, तभी जाके पैटर्न सेम है, तभी जाके क्या है? पैटर्न सेम है. बराबर? ठीक है. आपने वो बंदर की कहानी सुनी है? बंदर और वो 2 बिल्लियों के बीच में झगड़ा हो जाता है. ठीक, किसके लिए? बटर, खीर, बटर, अलग अलग एग्जाम्पल यूज करते हैं. मुझे आपको जो पसंद है वो यूज कर सकते हो. आपको क्या पसंद है? हाँ मतलब रूह अफ़ज़ा. हाँ ओके, ऐसा बोल रहा हूं. रूह अफ़ज़ा की बोतल पता है ना आपको? हाँ. नहीं पता? बचपन में समर में क्या पीते थे ऐसा? ठीक है, रूह अफ़ज़ा था ना. हाँ ठीक है, तो उसकी बोतल आती थी ना. हाँ, तो आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो, कोई एग्जाम्पल में ले सकते हो, मतलब एग्जाम्पल में. हाँ ठीक है. तो
तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें ऐसा था कि वो बटल वो डिवाइड करते वक्त, ठीक है, तो वो बंदा इंटेंशनली क्या करता है, इंटेंशनली क्या करता है कि वो तराजू में रख देता है, एक साइड पे दो साइड पे, एक साइड का ज्यादा है तो खा लेता है, ठीक है, दूसरे साइड का वहां पे क्या है कि फिर से बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो बैलेंस कभी होता ही नहीं, ठीक है, वो बैलेंस तभी होगा जब दोनों साइड से वहां पे क्या किया जाए, मतलब सिंपल बात है कि अगर उसने प्रोपोर्शनेटली निकाला होता तो वो कभी बैलेंस ही रहेगा, क्लियर, दोनों साइड से अगर प्रोपोर्शनेटली दिया होगा तभी उनका क्या रहने वाला है, बैलेंस, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले 50,000 लेता था और बी 50,000 लेता था, ए 50 और बी 50, ठीक है, अगर दोनों ने, ध्यान दो, अगर दोनों ने 10,000 दे दिए तो क्या हो जाएगा, अभी भी कितना है दोनों का, 40-40, मतलब इक्वल है ना, मतलब सैक्रिफाइस कैसे किया, इक्वली कर दिया ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, सैक्रिफाइस कैसे किया, इक्वली किया, करेक्ट है, हाँ, लेकिन मैंने 10 सैक्रिफाइस किया, बी ने 20 सैक्रिफाइस, मतलब बी ने 20 दे दिया, न्यू रेशियो क्या होगा, सोच के बताना, न्यू रेशियो क्या होगा, पहला 50-50 कमाते थे, ए ने कितना दे दिया 10, मतलब उसका 40 बचा है, बी ने कितना दे दिया 20, उसका कितना बचा है 30 बचा है, ठीक है, और सी को कितना मिला, मेरा 10 और बी का 20, 30, मतलब मेरा 40 है, बी का कितना है 30 है और सी का कितना है 30, रेशियो क्या हो गया 4:3:3, चेंज क्यों हुआ, चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सैक्रिफाइस जैसा हम शेयर करते थे वैसे सैक्रिफाइस नहीं किया, अगर हम इक्वली शेयर करते हो, इक्वली सैक्रिफाइस कर दिया, मैंने भी 10 उसने भी 10, तो मेरा क्या है, अगर इक्वली सैक्रिफाइस, पहले भी इक्वली शेयर करते थे, अभी भी इक्वली सैक्रिफाइस किया तो क्या हो जाएगा, हमारा पीएसआर दोनों का इक्वली रहेगा ना, मतलब कहना क्या है कि अगर कुछ भी बताया ना हो, या न्यू पीएसआर एंड ओल्ड पीएसआर, इन दोनों का ए एंड बी का, ये शॉर्टकट बोल रहा हूं, ए एंड बी का, पहले ए एंड बी शेयर करते थे 4:3, अभी एबीसी शेयर करते हैं 8:6:4 या 8:6:5, क्या बोलो कुछ चेंज हुआ, पहले ए एंड बी का क्या था 4:3, अभी ए एंड बी का क्या है 8:6, पैटर्न क्या है सेम है या चेंज हो गया, सेम ही है ना, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका कितना है 4:3, उनका मेंटेन रहा पैटर्न, किस वजह से, बिकॉज उन्होंने सैक्रिफाइस भी वैसे ही किया जैसे वो पहले पीएसआर लेते थे, इस वजह से मैं क्या बोलता हूं, अगर कुछ एक्सप्लेन ना किया हो या उनका आपको पैटर्न सेम दिखाई देता है तो ऐसे केस में वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनके ओल्ड पीएसआर जितना ही होगा, ये मैंने नोट लिख के दिया था, क्लियर, ये शॉर्टकट है, आगे यहां पे क्या करना है, it was agreed for the purpose of valuation of goodwill that fair remuneration for work done by each partner would be rupees 15,000 per annum and that the capital employed would be 1,56,000, कितना है 15,000 per annum, and ये क्या है remuneration, and capital employed would be 1,56,000 clever, and Dull were to continue the partnership, Dull continue करने वाला है पार्टनरशिप में, किसकी डेथ हो गई वाइस की, sharing profits and losses equally after death and death of vice, आगे the following were the amount of profits of earlier years before charging interest on capital employed, before charging interest on capital employed, हाँ कैसे करे, क्या उन्होंने क्या क्या बोला है, ये सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसकी डेथ कब हुई है, डेथ कब हुई है 30 जून, अभी 30 जून को डेथ हो गई और उन्होंने क्या बोला है, कौन सा एवरेज लेना है 3 साल का ना, कब से, ठीक से पढ़ना, अप टू द डेट ऑफ डेथ, मिला क्या, ओके, पार्टनरशिप प्रोवाइडेड, उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसमें दिया सेकंड लाइन में, क्या 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसका एवरेज निकालना है, अंडरलाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट 3 years का नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं जिस दिन डेथ हो गई उस दिन से पहले 3 साल, ये तो इन बिटवीन द ईयर डेथ हो गई,
समझ आ गया? मतलब अभी क्या होगा, आज से 3 साल, कैसे अभी ये तो टेंशन आ गया। आज से पहले वाला 3 साल, 30 जून से पहले वाला 3 साल कैसे? लेकिन ईयर आपको प्रॉफिट कैसे दिया है? पूरा 2013 का 1 जनवरी टू 31 दिसंबर दिया है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जिस दिन डेथ हुई उससे पहले वाले 3 साल बोल रहे हैं। कुछ फर्क है कि नहीं? मतलब आज अगर 30 जून है तो पहला साल कौन सा काउंट करना है? 1 जुलाई 2015 टू 30 जून 2016। उससे पहले वाला कितना? 1 जुलाई 2014 टू 30 जून 2015। उससे पहले वाला तीसरा 1 जुलाई 2013 और टू 30 जून 2014। तो ये समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? और प्रॉफिट कैसे दिया है? पूरे एक साल के 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अभी मुझे कैसे करना पड़ेगा? सबकी टोटल करके 4 में डिवाइड। हाँ, हर साल को 6 मंथ्स में डिवाइड किया। सभी लोग वही बोल रहे हैं, क्या बात है, ये रहे मेरे शेयर। हाँ, तो हर प्रॉफिट को हम 6 महीने में डिवाइड कर देंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उस साल का जो है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2016 का कितना है? 62,400 ना। 2016 का कितना है? 62,400 पूरे साल का है। तो उसमें से आधा करेंगे, वो 30 जून तक का मिल जाएगा आपको। और उससे कौन सा मिल जाएगा? 1 जनवरी टू 30 जून तक का। और 2015 का जो प्रॉफिट है उसका 72 है, उसका हाफ 36,000। वो कौन सा है? 1 जुलाई 2015 टू 31 दिसंबर 2015। तो हमें एक साइड से क्या मिल रहा है? 2015 में से आधा जो है वो हम लेंगे और 2016 में से आधा लेंगे। तो कौन सा ये बनेगा? 1 जुलाई टू 30 जून। समझ आ गया? ये मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने खुद ही बोला है प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट है। याद है क्या? ऐसा लिखा है ना, इसी में लिखा है कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ वहां पे। हाँ, ये ना उसी पैराग्राफ में 3rd लाइन में, द प्रॉफिट आर अज्यूम्ड टू बी अर्न इवनली थ्रू द ईयर। तो मान सकते हैं ना 6 महीने का निकाल सकते हैं। कितने? 6 कितने? 6 याद रहेगा? ये एडजस्टमेंट नॉर्मल हो तो आपने फटाफट क्या किया होता, 3 साल का टोटल ली होती डिवाइड बाय 3, ऐसा किया होता। अभी क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? 30 जून तक का प्रॉफिट, अभी जो डेथ हो गई उस वक्त तक का, इस साल का प्रॉफिट 6 महीने का और लास्ट ईयर के 6 महीने का। फिर से वैसे ही करना है, लास्ट ईयर के 6 महीने का और 2014 के 6 महीने का। बाद में अगला क्या करना है? 2014 के 6 महीने का और 2013 के 6 महीने का। इस तरह से हमें क्या पता चलेगा? 1 जुलाई टू 30 जून, ये वाला पैटर्न पता चलेगा। क्लियर? हाँ हाँ, नहीं आपको वो सीपीटी वाला मेथड फॉलो करो, शॉर्टकट। आपको ये दिखाना पड़ेगा ना क्या किया आपने। समझ आ गया? प्रॉफिट आपको क्या करने पड़ते हैं? अलग से ऐड करने पड़ते हैं ना। अगर आप सीपीटी में होते तो मैंने भी वही बताया होता कि आप क्या करो कि बीच में का टोटल ले लो और 2013 का हाफ ईयर का ले लो और 2016 का हाफ ईयर का ले लो, तो ऑटोमेटिकली वो 3 साल कवर हो जाते हैं। बट थिंग इज दैट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, उसके मार्क्स होते हैं। क्लियर? मार्क्स होते वर्किंग नोट्स को, आपने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कम मिलेंगे। ओके, बहुत सी बात तो वर्किंग नोट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, वर्किंग नोट नहीं बनाई, मेजर वर्किंग नोट नहीं बनाई तो मार्क्स ही नहीं देते, एक भी मार्क नहीं देते। ठीक है? मतलब आपने वर्किंग नोट नहीं बनाई, डायरेक्टली आंसर लिख दिया, ठीक है, मतलब शक तो बनता है भाई ना। इसने वर्किंग नोट नहीं बताई, डायरेक्टली आंसर लिख दिया, कैसे आया आंसर? ठीक है, तो वर्किंग नोट्स आर मैंडेटरी, इस वजह से हम इससे पहले कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो चलो हाँ, पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट।
पहला कौन सा? फॉर ईयर एंडिंग ऑन 30th जून 2014। कब से कब तक? मतलब मैं बिगिनिंग टू एंड तक जा रहा हूं, ठीक है। कब से कब तक? 1 जुलाई 13 टू 30th 30 जून 14। तो इसमें दो आ जाएंगे, साल आ जाएगा, बट आधा साल है 2013 में और आधा साल है 2014 में। तो 2013 का जो प्रॉफिट है उसका आधा लेंगे और 2014 का जो प्रॉफिट है उसका आधा लेंगे। क्लियर? तो हाफ ऑफ 2013। टू 2013 का कितना है? आधा कर दो, 3367, हाँ 33,600। आप बेटर वे कैलकुलेशन पहले दिखाओ, नहीं तो बाद में 67,200 डिवाइड बाय 2 कितना आता है? 33,600। एंड फिर से हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2014 कितना है? हाँ 75,600 अपॉन 2 बोलो तो कितना है फिर इस साल का? 41,400 71 आगे। हाँ फिर से बोलो, फॉर ईयर एंडिंग टू 2015 है ना? माइक चल रहा है ना? हेलो, आज प्रद्युम्न को कुछ हुआ है। हाँ सुबह से थोड़ा सा हाफ ऑफ बोलो कितना है? 2014 75,600 अपॉन 2 कितना आता है? 37। और फिर से बोलो हाफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2015 हाँ टोटल है क्या? $73। फिर से 30 जून 2016 का निकालना है तो 2015 का आधा और 2016 का आधा कितना आता है? 2015 का आधा 36,000 है ना, और
2016 का टोटल प्रॉफिट है डिवाइड बाय 2 कितना आता है फिर? 60 कितना आता है टोटल? अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है टोटल तीनों साल का? 2,12,400। अभी क्या करना है? एवरेज निकालना है। $2,12,400 अपॉन 3 ईयर्स का एवरेज है ना? यस कितना आता है? 70,800। आगे क्या करोगे? बोलो। आगे क्या बोला है? एडजस्टमेंट्स बोले, कुछ एवरेज में से कुछ एडजस्ट करने के लिए बोला है। क्या बोला है? 8%। देखो उससे वही पैराग्राफ, उसमें ही सब कुछ बताया है। पहले क्या बोला है? परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अ फेयर रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद में, ठीक है, तो आपका देखो 15,000 एक पार्टनर का रिम्यूनरेशन है साल भर का। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स ना, तो 45,000 रिम्यूनरेशन माइनस करना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है टोटल? एंड में दिया है 1,56,000, उसका कितना? 8%, तो उतना माइनस करने के लिए बोला है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे उतना। चलो फ्यूचर एडजस्टमेंट्स है ना ये, वो क्या बोल रहे हैं? रिम्यूनरेशन देना है। क्लियर? तो एवरेज रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितना? जिसकी हाँ नहीं देना तो नहीं है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि एडजस्ट कर दो, ऐसा वहां पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑन द डेट ऑफ पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, और दूसरा क्या? सैलरी। मतलब इस केस में वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट आया है ना, ओके, ये प्रॉफिट वहां पे इंटरेस्ट और सैलरी का डिडक्शन नहीं लिया है, तब तक का है, तो आप ले लो। तो अगर 3 पार्टनर है, उनके बाद उनका इंटरेस्ट और सैलरी माइनस किए बिना 70,800 आया। हमें आगे देना नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आगे देना है। ठीक है, बट वो क्या बोलते हैं? ये 2 एडजस्टमेंट्स कर दो, और ये 2 एडजस्टमेंट्स करने के बाद में क्या करो? प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बराबर ना? देने के लिए नहीं बोला, आगे देना ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहे कि ये प्रॉफिट कौन सा करना है? ये दोनों चीजें माइनस होने के बाद में। 3 पार्टनर्स। आगे
बोलो। हाँ क्या? इंटरेस्ट ऑन कितना है? 1,56,000 इंटू 8%। कितना आता है? 12,000। तो बोलो 13। तो गुडविल कितना आएगा? 13,320 इंटू 3 years ना, 3 years परचेस बोला है, कितना आता है? 39,960। 39,960। डन। अगला चलो आगे क्या बोला यहां पे? हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये कौन सा? एबीसी बिल्स पेबल 3,000। ठीक है, अभी यहां पे देखो, एक ध्यान देना, एंड में 6 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, 6 नंबर पे क्या है? वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। इसका कुछ बताया क्या मैंने रिवैल्यूएशन के टाइम पे? क्या बताया? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बताया ना, याद है क्या? मैंने क्या बोला था कि अगर आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी शेयर करना चाहते हो तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है मतलब एसेट बढ़ रही है फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ओके, और एसेट दूसरी साइड पे बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन तो होना चाहिए बट एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको उस वक्त क्या बताया था? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। क्या क्यों मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्यों? ये इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं? रफ अकाउंट है। कैसा है? रफ। सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से न्यू पार्टनर जो आया है उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज अगर रिवैल्यूड प्राइस पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दिखाए, आज अगर रिवैल्यूड एसेट्स प्राइस पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं दिखाए, तो जब वो एसेट बेची जाएगी ना, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कौन हक जताएगा? न्यू पार्टनर। ओके, न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर को उसमें से हक मिलना चाहिए क्या? नहीं, वो एडमिशन से पहले जो भी रिवैल्यूएशन हो गया वो तो किसका फायदा है? ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स का फायदा है वो ओल्ड पार्टनर्स का, बट रिवैल्यूएशन नहीं किया तो क्या होगा? न्यू पार्टनर को भी उसका फायदा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर को जो फायदा मिलने वाला है किस वजह से? रिवैल्यूएशन ना करने की वजह से, वो फायदा हम क्या करेंगे? आगे उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब कल जाके मिला तो भी ठीक है ना, आज उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे और किसके अकाउंट में डाल देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। उससे क्या होगा? फ्यूचर में जो न्यू पार्टनर को फायदा मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स को फायदा मिलना चाहिए था बट रिवैल्यूएशन नहीं किया तो एसेट पुराने प्राइस पे दिखा दिए, तो न्यू पार्टनर को उसका फायदा आगे मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे? उसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे जितना फायदा उसे मिलने वाला रिवैल्यूएशन का, और किसे क्रेडिट कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को। जो स्टूडेंट्स आई थिंक परसों के लेक्चर में थे, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? ठीक है, क्यों, कैसे, क्या, ये सभी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी तो मैंने उसे रिवाइज किया, समराइज किया कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वही चीजें वो करने के लिए बोल रहे हैं। देख लेते हैं एक बार, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएट हो गए क्या? ओके, देखो पहला देखो एडजस्टमेंट में दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम अ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, profit on the following terms, that D should bring in 6,000 for goodwill and 10,000
एज कैपिटल। डी कितना बोलेगा? 6,000 for goodwill and 10,000 as capital. That one half of the goodwill shall be withdrawn by old partners. आधा प्रॉफिट विड्रॉ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की तरफ से। आगे स्टॉक एंड फर्नीचर देखो, वो बोल रहे हैं डिप्रिसिएट 10% से कर दो, लेकिन कैलकुलेशन में रिवैल्यूएशन कर दो। मतलब क्या है कि प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है उन्होंने, बट क्या होना चाहिए? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज अल्टर नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? परसों थे? हाँ, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है परसों नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? प्रॉफिट एंड क्या करना है? लॉस। ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट तो करो, लेकिन उससे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ना पड़े। तो रिवैल्यूएशन को अभी अब ये डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या हो जाएगी? अगर एक बार डिप्रिसिएट किया एसेट कम हो जाए ना, लॉस है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा और डेबिट, रिवैल्यूएशन को डेबिट होगा लॉस की वजह से, और एसेट को क्रेडिट होगा। बट एसेट को क्रेडिट किया मतलब क्या हो गया? एसेट की वैल्यू चेंज हो गई ना। तो क्या बोल रहे हैं? एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए तो कैसे पॉसिबल है? गलत है ना, क्योंकि हम अगर रिवैल्यूएशन को डेबिट देंगे तो एसेट को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो बोल रहे हैं तो वही तो मत कर। तो हम क्या करेंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो कैलकुलेशन किया उसका इफेक्ट एसेट और लायबिलिटी के ऊपर नहीं देंगे। ठीक है, इससे होगा क्या? एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होंगी? कांस्टेंट। बराबर? तो उसमें रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, लॉस कैलकुलेट होगा, क्लियर, उसका हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आज रिवैल्यूएशन नहीं किया तो क्या होगा? कल जाके वो एसेट बेची गई ज्यादा प्राइस पे, ठीक है, तो उसका फायदा किसे मिलने वाला है? न्यू पार्टनर को भी मिलने वाला है ना। तो जितना उसे फायदा आगे मिलेगा रिवैल्यूएशन ना करने की वजह, उतना हम उसके अकाउंट से अभी डिडक्ट कर लेंगे। बाद में मिला तो भी कोई टेंशन नहीं ना, इंटरनल एडजस्टमेंट चल रही। क्लियर? तो वो हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में क्या है? दैट अ लायबिलिटी ऑफ 1300 बी क्लियर्ड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। 1300 अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, वो लायबिलिटी क्लियर करनी है। मतलब ये अपने ऊपर अचानक से लायबिलिटी आ गई, ये 1300 की, ऊपर कुछ दिया है क्या? बिल डिस्काउंटेड। ये अपने लिए क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्यों कंटिंजेंट? पहले से पता नहीं था, मतलब क्या कि डिस्काउंट करते वक्त पता नहीं था कि सामने वाला क्लियर करेगा नहीं करेगा, उसने क्लियर नहीं किया, इससे बैंक मेरे पास से पैसे मांग रही, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हुई ना। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है? बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 40,000, बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है 40,000। पहले कितना है? 25, 15,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। बाद में फर्नीचर और स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया 10% से। बाद में लायबिलिटी 1300 से क्रिएट हो गई। ओके, क्या करना है? गिव necessary entries to give effect to the above arrangement, prepare revaluation account and opening balance sheet and of the firm as newly constituted। मतलब newly constituted मतलब क्या? किसका एडमिशन? डी का एडमिशन हो रहा है, तो डी के एडमिशन के बाद में नई बैलेंस शीट बना के दिखाओ, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? कौन सा अकाउंट? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। वहां पर लिख देना रिवैल्यूएशन के, वहां पे उन्होंने बोलने के लिए रिवैल्यूएशन बोला है, बट आपने समझना है क्या? ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लिख देना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, डेबिट क्रेडिट नहीं। किसी एसेट को डेबिट या किसी एसेट को क्रेडिट नहीं देना है। अगर आपने एसेट को डेबिट या क्रेडिट दे दिया तो होगा क्या? क्या चेंज हो जाएगा ना आंसर? सॉरी, एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आंसर के ऊपर भी ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आएगा। वो बोल रहे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाओ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। जैसा मैंने उस दिन भी पूछा था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने स्टूडेंट्स को पता है? लगभग किसी को पता नहीं था, लगभग। लेकिन आपकी सिलेबस में मॉडल ओपन करके देख लो, ये आपको ऐसा लगेगा सर कहाँ से पढ़ा है, हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कहीं पे, ठीक है, किसी और क्लास में, तो ये तो बताया नहीं गया था। ठीक है, तो उस केस में वहां पे आप मॉडल ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है। क्लियर?
और ये सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं है, फाउंडेशन की बात नहीं, इंटर में भी कोई स्टूडेंट रिवीजन बैच के लिए बैठता है, जब भी रिवीजन बैच, तो उनका ये होता है कि ये पढ़ाए नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि व्हाट आई फील कि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मतलब रेगुलर बैच में तो आई विल ट्राई कि मतलब क्या है कि सब कुछ पढ़ा दूं, उसमें से जो पूछा जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। बट अगर टीचर नहीं पढ़ाए नहीं और उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट्स तो ब्लैंक ही हो जाते हैं ना। जैसे कि आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है, क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आपकी बुक में मॉडल में भी क्वेश्चन है, समझ आ गया? तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की, और वो बिल्कुल भी पता नहीं आपको, यू आर ब्लैंक। आप क्या करोगे? नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे वहां पे, क्या करोगे? नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आप बोलोगे यस मैंने पार्टनरशिप सॉल्व किया, मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मार्क्स वहां पर देखते हो तो मैंने सोचा था 70, आ गए 45, ठीक है। ऐसा हो जाता है बहुत सी बार, ठीक है। मतलब आपने जो उनको चाहिए ना वही प्रोवाइड नहीं किया होगा, ठीक है। यहां पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दिया। बट अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो क्या करना चाहिए? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आप बना दो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें सिर्फ क्या करना है, जहां पे फर्नीचर कम हो रहा है वो क्या करना है, वो वहां पे डेबिट साइड पे लिखना है। फर्नीचर कम हो गया, डेबिट साइड पे लिखो लायबिलिटी, बिल्डिंग बढ़ रही है ना 15,000 से, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो उतना।
हेलो 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 हेलो। हाँ, और बोलो क्या करेंगे? हाँ, फर्नीचर। देखो मैं डेबिट साइड पे फर्नीचर लिख रहा हूँ, बट फर्नीचर को क्रेडिट नहीं देने वाला हूँ। ये मेमोरेंडम अकाउंट है, मतलब रफ अकाउंट है, जिसमें से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। कितना है? 510% ना। आगे बोलो। स्टॉक कितना? 10% से कम हो गया, मतलब 10% मतलब कितना? 1200। आगे कंटिजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना बिल डिस्काउंटेड की, तो वो अपना लॉस है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। कितना? 1300। आगे बिल्डिंग क्या? 15,000। हाँ, डिफरेंस कितना है? 12,000। अब ये 12,000 आप सोच के देखो, 12,000 किसे मिलेगा? ध्यान दो, ठीक से सुनना। एबीसी को क्रेडिट हो जाता, बट क्रेडिट, ध्यान दो कैसे क्रेडिट हो जाता, बट उस केस में प्रॉब्लम क्या होने वाला है? एबीसी को क्रेडिट कर दिया तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इस केस में मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, लेकिन आगे एक थोड़ा सा ध्यान देके देखना, कितना आ रहा है डिफरेंस बोलो? 15,000। 15,000 दोनों साइड पे 15,000 टोटल है ना। बाद में क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 12 है ना। अब ये 12,000 को कैसे करने वाला हूं, थोड़ा सा ठीक से सुनना। 12,000 को कैसे करने वाला हूं? अब ये 12,000 आज रिवैल्यूएशन करने वाले, क्या नहीं करने वाले? उन्होंने बोला है कि डिप्रिसिएट होगी, बट उन्होंने क्या बोला? एसेट एंड लायबिलिटी चेंज नहीं करने वाले। इसका मतलब रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। करेक्ट है ना? रिवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं? नहीं। मतलब अगर आज रिवैल्यूएशन नहीं होगा, तो उस केस में ये जो आज तक का प्रॉफिट है 12,000 का एसेट रिवैल्यूएशन में, वो कल जाके एसेट जब बेची जाएगी तो किससे फायदा मिलेगा? न्यू पार्टनर को। और न्यू पार्टनर को कितना फायदा मिलेगा? पूरा 12,000 का उसे मिलेगा या नहीं? पूरा नहीं मिलेगा उसे। 12,000 का कितना इक्वल प्रॉफिट है ना, मतलब न्यू पार्टनर कितना? 1/4 है ना, तो 1/4 मतलब उसे कितना फायदा मिलेगा? 3,000। अपने सामने सिचुएशन है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएट नहीं करने। क्यों नहीं करने? शायद से रीजन हो सकता है कि ज्यादा एसेट्स नहीं दिखाने हैं, या रिवैल्यूएशन के बाद में एसेट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाए, तो इस वजह से वो चाहते नहीं चेंज करना। नहीं चेंज किया तो होगा क्या? नहीं चेंज किया तो क्या होगा? क्या होगा कि कल जाके वो एसेट बेची गई बिल्डिंग, तो उसमें जो भी प्रॉफिट 15,000 आ गया, वो किसे मिलेगा? न्यू पार्टनर को भी मिलेगा। वो नहीं चाहते हम। तो एक काम करो ना, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से 12,000 का कितना 1/4 निकाल लो, आज निकाल लो उसके कैपिटल अकाउंट से, मतलब कल जाके उसे प्रॉफिट मिला तो कोई टेंशन नहीं ना। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या करूंगा मैं। डी विल रिसीव 1/4 of 12,000. D will receive 1/4 of 12,000, right? 2. Huh? D will receive 1/4 of 12,000. 2. In future, as assets and liabilities are not not to be altered at the time of
एट द टाइम कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन. $12,000 इंटू 1/4 मतलब कितना था 3,000. This profit is before 3,000 ना. This profit is before, बोलो, before admission. This profit is before admission. Due to revaluation. But still it is, it will be received by, बोलो, received by D. रिवैल्यूएशन नहीं किया तो ये प्रॉफिट आने के पहले वाला है, फिर भी उसे मिलेगा क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं किया. तो हम क्या करेंगे, बोलो, डेबिट करेंगे. बाय बाय. तो हाँ बोलो, डेबिट करेंगे. बोलो, therefore आगे लिख देना, therefore debit D's capital account with 3,000 and credited to A, B and C. Therefore debit D's capital account and credited to A, B and C. तो बोलो क्या हो जाएगा, D's capital account debit कितना है, 3,000 ना. 2 A's capital account कितना 1,000. ये 3,000 तीनों को मिलना चाहिए ना, क्योंकि तीनों भी सैक्रिफाइस करेंगे इस प्रोसेस में, तो उनके पीएसआर में ट्रांसफर होगा. बीज कैपिटल अकाउंट 1,000 हो गया. ये समझा. अभी एबीसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि फ्यूचर में उसे 3,000 मिल रहे हैं. ऐसे 3,000 जो उसके आने से पहले एसेट जो वैल्यू बढ़ गई थी ना उसका था, उसके ऊपर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का हक था, उसे फ्यूचर में वो 3,000 मिलेंगे. मिलने दे, हाँ है ना. यस. क्यों, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे हमने क्या किया, डी के अकाउंट को प्रॉपर्ली डेबिट किया, 3,000 जो उसे फ्यूचर में मिलने वाला है, और एबीसी के अकाउंट में डाल दिया. मतलब एबीसी को ऑलरेडी वो 3,000 के 1,000 मिल गया है. तो कोई बात बोलने की जरूरत नहीं. आगे जाके जब एसेट बेची जाएगी उस वक्त जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कहां पे जाएगा, चार में बांटा जाएगा. मतलब ये 3,000 जो कभी कट किए ना बाद में मिलेंगे. याद है ना उस दिन में वो क्या छड़ी लेके आया था कि मेरे अकाउंट को डेबिट क्यों किया, ये भी हमने वहां पर देखा था. तो इस केस में आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि आपको अभी डेबिट करना है न्यू पार्टनर को जितना उसे फ्यूचर में मिलने वाला है, और ओल्ड पार्टनर्स में बांट के रखना है उनके पीएसआर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं, पीएसआर में. क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा कैसे शेयर होता है, पीएसआर में. गुडविल जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर्स में. क्या, तो चलो अभी उन्होंने क्या बोला, एंट्रीज करने के लिए बोला ना, क्या बोला है, अरे एंट्रीज बोला है ना, ऐसा क्या करते हो. हाँ चलो एंट्रीज में पहले लिखो, ओ वो गुडविल लेके आया, वो 10,000 का कैपिटल हो, 6,000 का गुडविल ना. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा जो पैसा है, याद है क्या तरीका, पूरा जो पैसा है वो कौन से अकाउंट में डाल दो, कैपिटल में. 16,000, पूरे 16,000. ये भी हमने कल ही ट्रीटमेंट पढ़ी करिया पोस्ट, मुझे याद नहीं. पूरे 16,000 कहां पर डाल दो, कैपिटल अकाउंट में. किसके, न्यू पार्टनर के. और बाद में क्या करो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. कितना निकालेंगे, 6,000 गुडविल का अमाउंट, और न्यू ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे. कौन से रेशियो में, हाँ ठीक है. सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड कभी बोलना नहीं है, ओल्ड नहीं. ओके, अगर सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ना हो तो हम ओल्ड को सैक्रिफाइसिंग मानते हैं. गुडविल हमेशा कैसे शेयर होता है, सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, मतलब एग्जाम में भी आपको आएगा कि कैसे शेयर करना गुडविल. सर ऐसे हाथ में माउस लेके खड़े हैं, हाँ मारने के लिए, तो दिमाग में आया हाँ सैक्रिफाइसिंग. हाँ
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, गुडविल जो है वो ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कैसे सैक्रिफाइस किया कुछ भी नहीं बताया, तो क्या मानेंगे, ओल्ड इज सैक्रिफाइसिंग। क्लियर? तो चलो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री कर दो, जर्नल बनाओ, जर्नल प्रॉपरली। यार ठीक है, एग्जाम में तो जर्नल बनाना, ऐसे डायरेक्ट लिखनी नहीं है एंट्रीज, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 16,000, कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 16,000। राइट, आगे डीज कैपिटल, आगे क्या करना है, डीज कैपिटल अकाउंट को 6,000 का डेबिट देंगे, और कैसे बांटेंगे, ए बी सी में बांट देंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइस कैसे किया, कुछ बोला है क्या, या ओल्ड एंड न्यू रेशियो ऐसे दिया है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, उनका जो ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइसिंग रहेगा। तो अगली एंट्री बोलो, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट से 6,000 निकालो गुडविल के, पहला पूरा 16,000 डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, बराबर, डीज कैपिटल अकाउंट में 16,000। अभी क्या करें, उसमें से गुडविल का 6,000 निकाल के किसके लिए अगला है, गुडविल जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो एबीसी को देंगे, तो बोलो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000। अच्छा, मैंने सुना कल न्यू स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे आप, उनको अच्छा कुछ बताया या बिगाड़ के आ गए, एक तो मुझे बिगाड़ दिया, मतलब मुझे बिगाड़ रहे हो, हाँ उनको, हाँ बिगाड़ दिया, एक तो आपने मुझे बिगाड़ दिया, मतलब बिगाड़ रहे हो, ठीक है, वो तो है ही, अरे हाँ ना, वही है, स्टूडेंट ने टीचर को बिगाड़ दिया, हाँ। दो मतलब आजकल मैं कुछ भी नॉर्मली बोलता हूं तो मुझे आपके हंसते हुए चेहरे याद आ जाते हैं, हाँ ठीक है, मतलब मैं कोई ऐसा शब्द बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप हंस रहे हो, ठीक है, नॉर्मल शब्द बोल रहा हूँ। अब इस बैच में तो प्रोडक्शन बोला मैंने तो भी हंस रहे थे स्टूडेंट्स, अभी क्या बोलेंगे, ठीक है, हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो भी हंस देते, ऐसा वहां पे क्या कि हो जाता है। तो मुझे बिगाड़ दिया आपने, उनको मत बिगाड़ना, उनको भी अच्छा रहने दो। आगे डीज कैपिटल अकाउंट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 2,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000 लिखा, ए बी सी तीनों में बांट दिया। आगे क्या हुआ है, वन हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स आधा गुडविल लेके जाएंगे, मतलब उनका जो 2,000 मिला है ना उनको, उसमें से 1,000 लेके जाएंगे। क्लियर? तो एंट्री क्या आ जाएगी, हु इज रिसीवर, ए बी सी टू कैश, जो गुडविल आया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया ना, अभी वो लेके जा रहे, तो कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा और कैश को क्रेडिट हो जाएगा। लिख देना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 3,000। अगला क्या बताया, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का क्या करना है, सिर्फ एंट्री कर देनी है, रिवैल्यूएशन करना नहीं है, एसेट को डेबिट क्रेडिट बिल्कुल भी देना नहीं है, बराबर है। तो उस केस में बोलो क्या करोगे, क्या वहां पे ऊपर ही लिख देना, एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री आपके सामने ही है, कहां पे, हाँ यही है, एंट्री फॉर प्रॉफिट ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें भी दो तरीके हैं, आप 12th में कर देते ना, गुडविल रेज करके कैंसिल करो,
या डायरेक्टली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल के सैक्रिफाइसिंग को दे दो। दो तरीके ना, पहला क्या, गुडविल रेज को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पीएसआई में, और बाद में न्यू रेशियो ऑल पार्टनर्स डेबिट कर दो। उससे होता क्या था, उससे क्या होता था कि पहले क्रेडिट होता था पार्टनर्स को और बाद में डेबिट करते वक्त न्यू पार्टनर को भी डेबिट कर देते थे। तो न्यू पार्टनर के अकाउंट से डेबिट होके वो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाता था। ओल्ड में रेज किया और न्यू में राइट ऑफ किया, हुआ क्या, ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग। जितना उन्हें सैक्रिफाइस किया उतना गुडविल उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, ओल्ड में रेज किया गुडविल, ओल्ड में क्रेडिट किया और न्यू रेशियो में डेबिट किया, मतलब जितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने वो गुडविल उनके अकाउंट में रिवर्स नहीं हुआ। ओल्ड बड़ा होगा रेशियो या न्यू बड़ा होगा रेशियो, जनरली ओल्ड बड़ा होगा ना, तो ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया, बाद में न्यू रेशियो में डेबिट कर दिया उनके अकाउंट को, तो ओल्ड वाला जाता था ना रेशियो बड़ा, इन द सेंस पहले मेरा 3 शेयर था तो अभी न्यू पार्टनर आ गया तो मेरे 2 शेयर हो गए, 1 दे दिया उसे, ऐसा वहां पे बन जाता है। क्लियर, तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो भी एक तरीका है, कैसे कर सकते हो आप, 12,000 जो है ना वो पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, और पहले क्या कर दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, मतलब क्या करोगे आप, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट, कितना 4, और बाद में उसे रिवर्स कर दो, कैसे, न्यू रेशियो में ए अकाउंट डेबिट 3,000, बी अकाउंट डेबिट 3,000, सी अकाउंट डेबिट 3,000, डी अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर 3,000 टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी तरीका है। उसमें हुआ क्या, पहले 4,000 का क्रेडिट गया एबीसी को और बाद में डेबिट कितना हुआ 3,000, हुआ क्या उनके अकाउंट में, एबीसी के 1,000 क्रेडिट हो गया। वही तरीका है जो मैंने अभी बता दिया। तो यहां पे आप कौन सी लिखोगे, एंट्री फिर से एंट्रीज में करने की जरूरत नहीं है, रेफर अबव वर्किंग नोट भी कर सकते हो। तो वहां पे आप कहां पे अभी जर्नल एंट्रीज में हो ना, तो वहां पे लिख देना यू कैन पास अबव एंट्री कौन सी, अबव एंट्री गिवन बिलो क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अल्टरनेटिवली दोनों एंट्रीज लिख के देता हूं मैं, और अल्टरनेटिवली यू कैन पास फॉलोइंग एंट्री which has same effect। क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांटना है ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड लिख देना, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी क्या करना है, तो कितना 12,000, 12,000, वहां पे ले देना बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड previously is now reversed, is now reversed। अब आपको क्या करना है, अगला काम क्या है आपका, बैलेंस शीट बनाना। करेक्ट, अगला काम क्या है, बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हो गए
देखो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज नहीं करना है, सिर्फ कैश में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कैश 16,000 आ गई, उसमें से 3,000 चली गई ना। कितना है पहले कैश लिख देना वहां पे, 1,000 में कितनी आ गई, 1,000 प्लस 16 बराबर, मतलब कितनी होती है 17, ठीक है। और कितनी चली गई 3, तो कितनी बच गई 14। डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज करना है नहीं, वही बोला ना, नहीं चेंज करना है। स्टॉक की वैल्यू में कुछ चेंज करना है नहीं करना है। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज करना है नहीं करना है। जो पहले वाली थी ओल्ड बैलेंस शीट में वही दिखानी है, क्योंकि उन्होंने बोला है। इस वजह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। उसकी एंट्री भी नहीं की ना, एसेट को क्रेडिट कम हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज करना है नहीं करना है। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं। कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज होगा ना, एक का 20,000 था, उसे क्या 20,000 का क्या मिल गया, उसे 2,000 मिल गया प्रॉफिट का, बराबर 2,000 प्रॉफिट का मिल गया। और 2,000 का प्रॉफिट का मिल गया, और बाद में 1,000 विड्रॉ भी किया ना। देखो 2,000 डाला था, 1,000 क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया, मतलब 1,000 ही बचा। और दूसरा क्या हुआ, और क्या हुआ, हाँ वो रिवैल्यूएशन का कितना 1,000 मिल गया, मतलब टोटली कितना हो गया उनका 22, बराबर 20 प्लस 2,000 22। बी का कितना हो जाएगा, वैसे ही उनका भी वही बढ़ जाएगा ना 2,000, कितना 17। ओके, और सी का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो डी का कितना बचेगा, 16 में से याद है क्या, 16 में से 6,000 निकाल दिए गुडविल के, बाद में 3,000 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के निकाल दिए, तो कितना है 7। तो वहां पे लिख देना सिर्फ चेंज किसमें है, बैलेंस शीट कल बना के लाना याद से। कैश में कितना है 14, कैश कितना है 14, उतना ही चेंज है। और दूसरा कैपिटल अकाउंट, ए कितना 22, समझा 22 कैसे है, पहले 20 था, बाद में उनके अकाउंट को कितना क्रेडिट किया 2,000, बाद में 1,000 निकाल दिया, 2,000 क्रेडिट किया, और 1,000 वो लेके गए, तो 21 बचा। और बाद में जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का था एडजस्टमेंट, उसमें 1,000 क्रेडिट कर दिया एबीसी को, तो उनका 2,000 से बढ़ गया, 22 हो गया, 20 का 22 हो गया, 15 का 17 हो गया, और तीसरा क्या है 10 का 12 हो गया। लिखा 22 ए 22 बी 17 सी 12 और डी 7। कैसे 7, 16 में से 6,000, 16 में से 6,000 किसके गुडविल निकाल दिए उसके अकाउंट से, बाद में क्या 3,000 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के टाइम पे उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। तो बचे 7, चलेगा डाउट नो, ओके। बाकी कल देखते हैं।